वेलकम टू द चैनल रूडिमेंटल केमिस्ट्री। आप सबका एक बार फिर से इस चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10वीं विषय विज्ञान अध्याय 9 धातु एवं धातु कर्म भाग 3। यह इस अध्याय का तीसरा भाग है। इस अध्याय का पहला और दूसरा भाग इस चैनल पर पहले से ही उपलब्ध हैं। यदि आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो 1 और 2 देख लीजिए, तब यह आप लोगों का अध्याय ठीक तरह से पूर्ण हो पाएगा। पिछली वीडियो में हमने धातुओं के रासायनिक गुण, धातुओं की प्राप्ति, छत्तीसगढ़ के प्रमुख खनिज और उसका वितरण, धातु कर्म का परिचय, इतने टॉपिक्स पिछले वीडियो में हमने कवर किए थे। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं ये देख लेते हैं। आज की क्लास में हम सांद्रण की विधियां देखेंगे, जिसमें मुख्य रूप से गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि और झाग उत्प्लावन विधि के बारे में पढ़ेंगे। और धातुओं के निष्कर्षण का केवल एक पद, जिसमें धातुओं के सल्फाइड या कार्बोनेट का ऑक्साइड में परिवर्तन, जिसके अंतर्गत भर्जन और निस्तापन का अध्ययन करेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए हम जल्दी से शुरू कर लेते हैं। अयस्क का सांद्रण। कोई भी अयस्क जो खदानों से प्राप्त किया जाता है उसमें बहुत अधिक मात्रा में अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, जो कि मिट्टी, रेत, पत्थर, कंकड़ और अन्य पदार्थों के रूप में मौजूद रहती हैं। इन अशुद्धियों को गैंग या आधात्री कहा जाता है। इन अशुद्धियों को सर्वप्रथम दूर करने की आवश्यकता होती है। तो इन अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रिया ही अयस्क का सांद्रण कहलाती है। जब हम इन अशुद्धियों को दूर कर देते हैं तो अयस्क की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि अशुद्धियां वहां से हट गई। इसीलिए इस विधियों को सांद्रण कहा जाता है। अयस्कों के सांद्रण की विधियों के कई तरीके होते हैं और कई विधियां होती हैं, और कौन सी विधि उपयोग में लाई जाएगी वह इस बात पर निर्भर करता है कि अशुद्धियां या जो शुद्ध धातु प्राप्त होने वाला है हमें, जिस धातु का यह अयस्क है, उनके गुण किस तरह के हैं। इस बात पर यह निर्भर करेगा कि कौन से विधि का हम प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। यह विधि इस बात पर निर्भर करती है कि शुद्ध धातु का घनत्व और आधात्री के कणों का घनत्व में कितना अंतर है। यहाँ पे शुद्ध धातु से अर्थ अयस्क से है। यदि अयस्क भारी है या आधात्री जो है वो अधिक भारी है, दोनों के विशिष्ट गुरुत्व में कितना अंतर है, इस बात पर यह विधि निर्भर करती है। यदि दोनों के विशिष्ट घनत्व में काफ़ी अंतर होता है तब हम गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का प्रयोग करते हैं। इस विधि में एक झुका हुआ प्लेटफॉर्म उपयोग में लाया जाता है, जिसमें हम पीसा हुआ अयस्क डालते हैं और पानी की प्रबल धारा को प्रवाहित किया जाता है। तो जो हल्के कण होते हैं अशुद्धियों के, वो पानी के साथ बह जाते हैं, और अयस्क के कण भारी होने के कारण गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से नीचे तली में बैठ जाते हैं। तो इस प्रकार शुद्ध धातु यानी कि अयस्क और आधात्री के कण अलग अलग हो जाते हैं। चूंकि हम इसमें जल की प्रबल धारा का प्रयोग करते हैं, इसीलिए इस विधि को द्रवीय धावन विधि के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आप चित्र में स्पष्ट देख सकते हैं कि यहाँ पर एक तिरछा झुका हुआ प्लेटफॉर्म है, ऊपर से पानी की धारा प्रवाहित की जा रही है और पीसा हुआ अयस्क जो है वो इस प्लेटफॉर्म पे रखा गया है। तो जो हल्की अशुद्धियाँ हैं वो पानी के साथ बहकर नीचे आ जाती हैं, और गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में जो भारी अयस्क है वो नीचे इस प्लेटफॉर्म पर बैठ जाता है। दूसरी विधि है झाग उत्प्लावन विधि। ये जो झाग प्लावन विधि होती है यह मुख्य रूप से सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इस विधि में मुख्य रूप से अयस्क को पहले बारीक पीसने के बाद पानी में घोला जाता है और पानी में तेल भी मिलाया जाता है, और इसे बहुत तेज़ी से आपस में मिक्स किया जाता है। यहाँ पर आप देखिए चित्र में एक स्टेरर रखा हुआ है। स्टेरर यानी कि ये बिल्कुल घूर्णक जैसा होता है। ये देखिए, इसे हम बहुत तेज़ी से गोल घुमा सकते हैं। जब इसे बहुत तेज़ी से घुमाया जाता है तो वायु के कण भी इसमें मिश्रित हो जाते हैं, जो बुलबुले के रूप में रहते हैं। पीसा हुआ अयस्क यहाँ मौजूद रहता है, और जो अशुद्धियाँ होती हैं वो नीचे तली में बैठती हैं, और जो हल्का झाग बनता है उस पर जो अयस्क के कण हैं वो मिले हुए रहते हैं, और सांद्रित अयस्क इस तरह से ऊपरी परत पर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर इस विधि को
इसमें पानी और तेल के मिश्रण को, यहाँ पर पाइन का तेल लिया जाता है, तेल के मिश्रण को लिया जाता है और उसमें पीसा हुआ सांद्रित अयस्क जो है वो डाला जाता है, सल्फाइड अयस्क। तो जब इसमें अधिक दाब पर वायु प्रवाहित की जाती है और इसे तेजी से मिलाया जाता है तो इसमें एक झाग उत्पन्न होता है और झाग जो है वो काफ़ी हल्का होता है। तो सल्फाइड अयस्क के जो कण होते हैं उनके ऊपर तेल की एक परत बन जाती है और जो हवा के बुलबुले होते हैं वो इससे चिपक जाते हैं। इस प्रकार ये अयस्क के कण जो हैं वो हल्के हो जाते हैं और झाग के साथ ऊपर आ जाते हैं, जबकि बाकी जो मिट्टी कंकड़ पत्थर जैसी जो अशुद्धियाँ, जो गैंग हैं, वो नीचे तली में बैठ जाती हैं। तो इस प्रकार झाग उत्प्लावन विधि के द्वारा सल्फाइड अयस्कों को हम सांद्रित करते हैं। अगली विधि है चुंबकीय पृथक्करण विधि। यह विधि केवल तब उपयोग में लाई जाती है जब गैंग और अयस्क में से कोई एक चुंबकीय गुण रखता है। तो यह इस सिद्धांत पे कार्य करती है कि किसी एक की प्रकृति चुंबकीय हो तो हम इसे जब चुंबकीय बेल्ट में से गुजारते हैं तो दोनों में से जो भी चुंबकीय होता है वह उससे चिपक जाता है और जो अचुंबकीय पदार्थ होता है वह उससे दूर हो जाता है। तो यहाँ पर आप इसे चित्र के द्वारा अच्छे से समझ सकते हैं। पीसा हुआ अयस्क ऊपर से डाला जा रहा है और कन्वेयर बेल्ट पर चुंबकीय रोलर में ये कन्वेयर बेल्ट जो है वो चलता है। तो जब पीसा हुआ अयस्क चुंबक के पास आता है तो यह चिपकता है और दूसरी दिशा में जाकर एकत्र होता है, जबकि अचुंबकीय पदार्थ, क्योंकि चुंबक से उसका कोई आकर्षण नहीं है, इसीलिए वह सीधे गिरता है। तो दो अलग अलग पात्र में चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ को अलग अलग कर लिया जाता है, क्योंकि ये चुंबकीय पट्टे पर तब तक चिपके रहते हैं जब तक वो चुंबक के प्रभाव से बाहर नहीं आ जाते। इस विधि का उपयोग करके टीन के अयस्क में उपस्थित चुंबकीय अशुद्धियों को दूर भी किया जाता है। इसके बाद अगला टॉपिक है धातुओं का निष्कर्षण। अब सबसे पहला पद हो गया अयस्क का सांद्रण। जब हम सांद्रित अयस्क प्राप्त कर लेते हैं उसके बाद अयस्क जो है वो यौगिक के रूप में होता है, उसका एक निश्चित संगठन होता है, उसमें से हमें धातु प्राप्त करना होता है। तो अयस्क में उपस्थित धातु की मात्रा शुद्ध मात्रा में नहीं पाई जाती, मतलब इसमें और भी अन्य तत्व भी मौजूद होते हैं। तो अयस्कों से विभिन्न तरीकों से धातुओं को अलग करना और अयस्क से धातुओं की शुद्ध मात्रा को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही धातु कर्म या निष्कर्षण कहलाती है। धातु के निष्कर्षण की विधि जो है इस बात पर निर्भर करती है कि धातु कितनी सक्रिय है और अयस्क की प्रकृति कैसी है। यदि बहुत अधिक सक्रिय धातु होती है तो हम उसे तत्व के रूप में आसानी से प्राप्त नहीं कर पाते और इसके लिए विद्युत अपघटन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत अपघटन विधि के लिए क्या करते हैं, उनके यौगिकों में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो धन आयन और ऋण आयन अलग अलग होते हैं। तो धन आयन जो है वो हमें कैथोड पर यानी कि ऋणात्मक इलेक्ट्रोड पर प्राप्त होते हैं। एल्यूमिनियम को भी हम इसी विधि से प्राप्त करते हैं। और ऐसी धातुएं जो मध्यम या कम क्रियाशील होती हैं उनके ऑक्साइड जो है वो सल्फाइड और कार्बोनेट अयस्क को हम रासायनिक अपचयन विधि के द्वारा पृथक करते हैं। इसी प्रकार कुछ धातु ऐसी होती हैं जिन्हें कोई विशेष विधियों की आवश्यकता नहीं होती, केवल उन्हें गर्म करने से ही हमें धातुएं प्राप्त हो जाती हैं। इस जैसे कि पारा, और ऐसे ही पारा के अलावा जिंक भी ऐसी धातु है जो सीधे गर्म करने से प्राप्त हो जाती है। धातु के सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्क को हम ऑक्साइड में दो तरीके से परिवर्तित कर सकते हैं। सर्वप्रथम धातु के सल्फाइड या कार्बोनेट को हमें ऑक्साइड में परिवर्तन करना होता है। तो ऑक्साइड में परिवर्तन करने के लिए हम सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करते हैं। तो वायु की उपस्थिति में गलनांक से कम ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया भर्जन कहलाती है। इस क्रिया में अशुद्धियाँ जो हैं वो वाष्पित हो जाती हैं और भर्जन का प्रयोग जो है वो प्रायः सल्फाइड अयस्कों के लिए किया जाता है। तो सल्फाइड अयस्कों में मौजूद जो सल्फर है वो सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में पृथक हो जाता है। भर्जन, रोस्टिंग, जैसे हम कोई चीज़ को रोस्ट करते हैं ना, ठीक वैसे ही है। इसे हम क्या करते हैं, केवल गर्म कर रहे हैं, लेकिन गलनांक तक गर्म नहीं करना है और कोई विशेष परिस्थिति की आवश्यकता नहीं है, हम वायु की उपस्थिति में ही इसे गर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे जिंक सल्फाइड है
जब वायु की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं तो सल्फर बाहर निकल आया और जिंक जो है वो ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। अगली जो इसमें विधि होती है वह होती है निस्तापन, जिसे इंग्लिश में कैल्सिनेशन कहा जाता है। ये बिल्कुल भर्जन की तरह ही है, परंतु यहाँ पर आपको वायु की अनुपस्थिति में गर्म करना है। ये जो विधि है ये कार्बोनेट के लिए प्रयोग में लाई जाती है। जैसे यहाँ पर जिंक कार्बोनेट है, इसे हम सीधे वायु की अनुपस्थिति में गर्म कर दें तो यह जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। इसे ऑक्साइड आयस्क में बदलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कार्बोनेट में पहले से ही ऑक्सीजन मौजूद है, तो ये वहीं से ऑक्सीजन ले लेता है। जबकि हम इसके पहले जो देख रहे थे भर्जन, उसमें ऑक्सीजन पहले से मौजूद नहीं था, इसीलिए उसे वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। इसी प्रकार कैल्शियम कार्बोनेट को भी गर्म करके उसे ऑक्साइड में बदल सकते हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी है जिसे गर्म करके हम ऑक्साइड में बदल सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे धातुओं के ऑक्साइड का धातुओं में अपचयन, जिसके अंतर्गत कार्बन अपचयन विधि और रासायनिक अपचयन विधि पढ़ेंगे, और धातुओं का शोधन। इसके बाद केवल 2 ही टॉपिक बच जाएगा। आई होप कि नेक्स्ट 2 वीडियोज़ में ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। मैं आप लोगों के लिए इनकी वीडियो काफ़ी जल्दी डालूंगी, क्योंकि मुझे ये 29 तारीख से पहले पूरा करना है, 29 नवंबर 2020, ताकि आप लोगों के असाइनमेंट आने से पहले ही इसके पूरे वीडियोस अपलोड हो जाएं। सो कीप वॉचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।